हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्यावसायिक सांख्यिकी या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की आज की हमारी क्लास में हम फिर हाजिर हैं रिग्रेशन एनालिसिस के टॉपिक के साथ। और आज हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो है रिग्रेशन मेथड्स। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में, और पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कि इस क्रम में चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रतीपगमन विधियां या रिग्रेशन मेथड्स की। तो गाइस, टू कैलकुलेट रिग्रेशन लाइंस वी हैव टू मेथड्स। देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ रिग्रेशन लाइंस के बारे में। रिग्रेशन लाइंस या प्रतीपगमन रेखाओं के बारे में मैंने अपना पिछला वीडियो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में दिया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अवेलेबल है। बट एक बार रिग्रेशन लाइंस को जरूर से पढ़ें। रिग्रेशन लाइंस क्या है, कितनी रिग्रेशन लाइंस होती है और रिग्रेशन लाइंस क्यों बनाई जाती है, ये सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको गो थ्रू करना होगा। तो इन रिग्रेशन लाइंस के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ। टू कैलकुलेट रिग्रेशन लाइंस यहाँ दो मेथड्स हैं, और ये दो मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन मेथड और रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन मेथड की। तो गाइस, ये रिग्रेशन इक्वेशन मेथड या जो मेथड्स हम आपके सामने रख रहे हैं, ये रिग्रेशन लाइंस को कैलकुलेट करने के हैं। किस तरह से रिग्रेशन लाइंस तैयार होगी? तो रिग्रेशन लाइंस को तैयार करने के लिए रिग्रेशन इक्वेशन मेथड की बात करें तो ये मेथड क्या कहता है? इट इज सिंपली एन एल्जेब्रिक फॉर्मेट ऑफ द रिग्रेशन लाइंस। यानी जो रिग्रेशन लाइंस हमने आपको बताई थी, उन रिग्रेशन लाइंस का केवल एक बीजगणितीय स्वरूप है। उसे एल्जेब्रिक वे में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे उन लाइंस को, जो कि हमने ग्राफिकल वे में अपने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। तो गाइज, हमें अच्छे से पता है कि दो रिग्रेशन लाइंस होती है, क्योंकि हम बाइवेरिएट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम आपको बता चुके हैं कि दो रिग्रेशन लाइंस है, एक्स ऑन वाई और y ऑन x। आप अपने आप को रिकॉल कीजिए कि कब x ऑन y कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, x ऑन y का कैलकुलेशन तब किया जाता है जबकि y ज्ञात हो, नोन हो, और यह एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर हो, और x अननोन हो और यह एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर ऐसा चर जो पहले परिवर्तित होता है, और आश्रित चर जो कि बाद में परिवर्तित होगा। बारिश होने पर प्रोडक्शन का अनुमान, या फिर आपने की गई स्टडी के आधार पर आपके रिजल्ट का अनुमान। तो यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर जो पहले परिवर्तित होगा। यदि हमारा ऐसा चर जो y है, जो कि ज्ञात है और स्वतंत्र है, तो ऐसी कंडीशन में हम x ऑन y रेखा की गणना करेंगे, और y ऑन x की गणना कब करेंगे? बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी जब x ज्ञात हो और साथ ही इंडिपेंडेंट हो, तथा y अज्ञात हो और डिपेंडेंट हो यानी आश्रित हो। तो गाइस, इन कंडीशंस को आप जरूर से याद रखें। इन कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। यदि आप x ऑन y रेखा यूज में ले रहे हैं या y ऑन x रेखा यूज में ले रहे हैं। आप क्वेश्चन में देखिए, आपकी स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट सीरीज कौन सी है और डिपेंडेंट सीरीज कौन सी है। इसके बेसिस पर आपका डिसीजन रहेगा कि आपको x ऑन y का कैलकुलेशन करना है या y ऑन x का। नाउ आगे चलते हैं। जब हमारे पास रेखा है x ऑन y, यानी y ज्ञात है और x अज्ञात है, तो इस अज्ञात को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको देती हूँ, वो है a प्लस बी वाई। जैसा कि मैंने कहा कि यह रिग्रेशन इक्वेशन मेथड सिंपली रिग्रेशन लाइंस को एल्जेब्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन बन गई, यानी आपको x का कैलकुलेशन करना है। तो x की कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। नाउ इसी तरह से, क्योंकि y अज्ञात है, अननोन है, और इस y को ज्ञात करने के लिए हमें जो इक्वेशन चाहिए वो है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। देखिए किस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, देखते हैं। तो
गाइज एक कंपैरेटिव वे में मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और ये कंपैरिजन x ऑन y और y ऑन x के लिए। x ऑन y में y ज्ञात है, x अज्ञात है, और जो y ऑन x है इसके अंतर्गत x ज्ञात है और y अज्ञात है। एक बेसिक इक्वेशन मैंने आपको दे दी है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, यदि x ऑन y की गणना करना चाहते हैं, और यदि y ऑन x की गणना करना चाहते हैं, y ऑन x रेखा पर बात करना चाहते हैं, तो हमारी जो बेसिक इक्वेशन हो गई है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब देखिए x और y तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे वेरिएबल्स हैं, जिसमें से एक स्वतंत्र है, एक आश्रित है। यहाँ पर भी x और y ये भी हमारे वेरिएबल हैं, जिसके बारे में भी हमें पता है या इन्फॉर्मेशन है। तो ये a और b क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये a और b कांस्टेंट वैल्यू है, यानी स्थिर चर है, जिनकी वैल्यू की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। इस वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने कंसेप्ट को आप हमेशा क्लियर रखिए, ताकि आगे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये a है क्या। जब हम रिग्रेशन लाइन को बनाते हैं, यानी मान लीजिए मेरे पास x ऑन y रेखा है, यानी मेरा y चर स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और x आश्रित है यानी डिपेंडेंट है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वतंत्र चर है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मुझे यहाँ प्लॉट करना होगा, और जो आश्रित चर है उसे मुझे यहाँ प्लॉट करना होगा। प्लॉट करने के बाद जब मैंने वैल्यूज़ लगाई हैं और उसके बाद मैंने एक रिग्रेशन लाइन खींच दी है, तो ऐसी रिग्रेशन लाइन के लिए यह जो पॉइंट होगा, स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो कहलाता है a, जिसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इसके लिए कहा भी गया है पॉइंट एट रिग्रेशन लाइन टचेस एट एक्स एक्सिस पर जब ये रिग्रेशन लाइन जहाँ टच करती है वो a कहलाता है। यहाँ पर भी देखिएगा, यदि हम y ऑन x रेखा पर बात कर रहे हैं तो y ऑन x रेखा में हमने x को हॉरिजेंटल में और y को वर्टिकल में प्लॉट किया। फाइनली हमने एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की है। अब ये रिग्रेशन लाइन जहाँ से शुरू हो रही है वो कहलाता है a। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि a हमारा जो हम कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन के बाद यदि a हमारा पॉजिटिव में आता है तो ये 0 से ऊपर होगा। मान लीजिए ये हमारा जो पॉइंट होता है वो 0 कहलाता है। मान लीजिए a हमारा 0 आता है तो ये बिल्कुल यहाँ से रेखा शुरू होनी चाहिए, लेकिन यदि a हमारा नेगेटिव में आता है तो आपको अच्छे से पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव्स होते हैं। अब यहाँ पर यदि ये नेगेटिव्स में आते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ से शुरू होती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम a को यहाँ प्लॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो a कांस्टेंट कैलकुलेट हुआ है, जो a की वैल्यू कैलकुलेट हुई है, जिसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन a की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है ये कैलकुलेटेड वैल्यू प्लस में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। यदि ये 0 से शुरू होती तो हम इसे यहाँ से बनाना शुरू करते, यदि ये माइनस में होती तो इसे हम माइनस की लाइन पर से स्टार्ट करते। तो गाइज ये a का मतलब हुआ। तो अब बात कर लेते हैं b क्या है। तो ये b क्या कहलाता है, ये है स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, यानी रिग्रेशन लाइन का जो ढलान है, ये जो ढलान आपको दिख रहा है गाइस, तो ये है हमारा b। इसी तरह से हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये जो ढलान हमें दिख रहा है ये b है। अब गाइस ये ढलान क्या है, ये स्लोप क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यदि हम इस रेखा पर बात करें जिसमें हमारा y सीरीज तो स्वतंत्र है यानी इंडिपेंडेंट है, तो y सीरीज में 1 यूनिट का परिवर्तन होने पर x यूनिट में कितना परिवर्तन हो रहा है। y यूनिट में एक यूनिट का परिवर्तन होने पर, y श्रेणी में 1 यूनिट का परिवर्तन होने पर x में कितना परिवर्तन हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल परिवर्तन को शो करती है, एक चेंजेस को शो करती है, डिफरेंस को बताती है कि यदि हम एक एक यूनिट का परिवर्तन y सीरीज में करते रहें, यदि y की वैल्यूज को बदलते रहें, y के लिए सीरीज हम अलग अलग करते रहें, जैसे कि पिछले 2020 में बारिश कितनी हुई थी, अब मैं बताना चाहती हूँ कि 2021 में बारिश यदि इतनी होती है तो मेरा प्रोडक्शन कितना होगा, ये मेरी रिग्रेशन लाइन बताएगी। तो मैं यहाँ पर एस्टिमेट कर लूँगी कि यहाँ मेरा प्रोडक्शन का डेटा होगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे एस्टिमेशन मिल जाएगा कि यस इस साल इतना प्रोडक्शन रहने वाला है। यदि
पिछले 2019 में मेरे कोविड के केसेस इतने रहे थे, उसके अकॉर्डिंग डेथ रेट इतनी रही थी। तो ऐसी कंडीशन में मैं बता सकती हूँ कि 2021 की थर्ड जब लहर आएगी, थर्ड स्ट्रेन जब होगा, तब मेरे कितने डेथ्स केस रह सकते हैं, तब मेरे कितने पॉजिटिव केसेस रह सकते हैं। इन सभी चीज़ों में स्टूडेंट्स रिग्रेशन का प्रैक्टिकल यूज़ है जो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। तो ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी होगी। यदि हम रिग्रेशन रेखाओं की बात करते हैं, रिग्रेशन लाइंस की बात करते हैं और रिग्रेशन लाइंस को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो सिंपल जब हम इक्वेशन मेथड की बात करते हैं तो इक्वेशन मेथड में सिंपल सी इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और जब हमें y का कैलकुलेशन करना है तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। a और b कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। a हमारा शुरुआती बिंदु है और b है हमारे रिग्रेशन लाइन की ढलान। तो यहाँ पर मैंने पूरा किया। अब हम सिंपली बात कर लेते हैं जल्दी से a और b का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। बार बार मैं आपको कह रही हूँ a और b को हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है गाइज, ये मैं आपको बता दूं। बहुत सिंपल सा तरीका है। हमारी बेसिक इक्वेशन जो हमारी है उसे लीजिए, जो कि है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आपको कौन सी रिग्रेशन लाइन यूज में लेनी है ये आपको पता लगाना होगा। देखिए मैं फिर आपको बता देती हूँ, यहाँ x ऑन y के लिए बात हो रही है और यहाँ y ऑन x के लिए बात हो रही है। तो अब देखिए किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर कुछ और इक्वेशंस मैंने आपके सामने रखी है। अगेन रटने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन कैसे बनेगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारी बेसिक इक्वेशन का टोटल कर लिया जाए तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए x सिग्मा x a, इसके साथ नंबर ऑफ आइटम्स को जोड़ दिया जाए, प्लस b y है तो हमें y का सिग्मा करना है, b सिग्मा y। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो इस फर्स्ट इक्वेशन को, जो हमारी पिछली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यदि हम y से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी अगली इक्वेशन मिल जाती है। y हमारा स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सिग्मा x को y से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा सिग्मा एक्स वाई। a को y से मल्टीप्लाई करें और टोटल कर ले तो a y, और क्योंकि सिग्मा करना है हमें तो a सिग्मा y, प्लस b सिग्मा y को यदि y से मल्टीप्लाई कर लें तो बनेगा b सिग्मा y। तो गाइस इस तरह से ये दो इक्वेशन हमारे बहुत काम की है। इसे आप याद कर लें, रट लें या समझ लें, क्योंकि यदि इक्वेशन मेथड यूज में लिया जा रहा है तो हमें इन इक्वेशन के साथ ही काम करना होगा। इसी तरह से मैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी हमारी रेखा y ऑन x पर बात कर लेते हैं। और इसके अंदर भी वही बात, क्योंकि हम y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली इस इक्वेशन के लिए टोटल कर लीजिए, यानी सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। नाउ इस इक्वेशन को यदि हम स्वतंत्र चर जो कि हमारा x है उससे मल्टीप्लाई कर ले तो यानी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a, जो हमें यहाँ से लेना ही है, x से मल्टीप्लाई करना है और उसका समेशन करना है, प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिंपली सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी इन रेखाओं के कैलकुलेशन की। लेकिन थोड़ा इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं गाइज। देखिए यदि आप x और y रेखा की बात कर रहे हैं तो आपको ये चार चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन चार चीज़ों को कैलकुलेट करके आप इन इक्वेशन तक जा सकते हैं। ये चीज़ें क्या है, सिग्मा x कैलकुलेट कीजिए, जो आपको गिवन होगा उसका टोटल कर दीजिए। y वेरिएबल आपको गिवन होगा, y की संख्याएं आपको गिवन होगी, उन सभी संख्याओं का टोटल कर लीजिए। x और y का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो x और y वैल्यूज़ आपको गिवन होगी उनका मल्टीप्लाई करके उनका समेशन कर दीजिए। केवल आपको एक और काम करना होगा, जो कि y वेरिएबल आपको गिवन है, y की वैल्यूज़ जो गिवन है उनका स्क्वायर करके उनका समेशन कर दीजिए। ये चार बातें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी तरह से यदि हम रेखा y ऑन x की बात करते हैं तो उसमें सिग्मा y, सिग्मा x y और सिग्मा x स्क्वायर का कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो जल्दी ही चलते हैं हम इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नाउ गाइज फाइनली एक क्वेश्चन आपके सामने, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होने लगेगी। यदि आपको लगता है थोड़ा पीछे और प्रॉब्लम है तो आप ऐसी कंडीशन में मेरे वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए और उसको एक बार फिर से समझिए, उसके बाद इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जो कि 8 पिताओं के और उनके बच्चों के हैं, उनकी हाइट्स के डेटा आपको दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हाइट्स ऑफ द फादर और इसी तरह से हाइट ऑफ द सन।
ये यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ हमसे कैलकुलेट करने को क्या कहा है, एस्टिमेट द लाइकली हाइट ऑफ द सन व्हेन फादर्स हाइट इज 67.5 इंचेस। आपसे कहा गया है यदि पिता की ऊंचाई 67.5 इंच है तो पुत्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। ये आप जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं रिग्रेशन का काम है प्रिडिक्शन का, तो ये प्रिडिक्शन यहाँ पर हो रहा है। यदि हम कहते हैं कि इस बार कोरोना की केसेस इतने रहे हैं, बताइए डेथ रेट कितनी रहेगी, तो ये चीज़ें हम अपनी आगे आने वाली तीसरी लहर के लिए भी एक प्रिडिक्शन करके हम अपना सारा प्रिपरेशन यानी जो तैयारी हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कितना बड़ा प्रैक्टिकल यूज है इन छोटे छोटे स्टैटिस्टिकल टूल्स का। तो गाइज हम यहाँ पर पिताओं की ऊंचाई और पुत्रों की ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर तो नहीं है कि कौन सी रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट करना है, तो गाइज ये कंप्लीटली आप ही पर डिपेंड करता है कि कौन सी लाइन कैलकुलेट करें, x ऑन y या फिर y ऑन x। तो यहाँ पर आप देखिए कि किसे आप x मान रहे हैं और किसे आप y मान रहे हैं। मान लीजिए यदि मैं हाइट ऑफ द फादर को x मान लेती हूँ और हाइट ऑफ द सन को y मान लेती हूँ, तो देखिए क्या चीज़ हमें गिवन है, फादर्स की हाइट हमें गिवन है, x हमें ज्ञात है, नोन है, और y यानी जो सन्स की हाइट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यानी y हमारा हो गया अज्ञात या अननोन। नाउ अब आपको अच्छे से पता है यदि x ज्ञात है और y अज्ञात है यानी x नोन है और y अननोन है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सी रेखा यूज में लेनी होगी, इट इज y ऑन x। जो पीछे है वो नोन है, वो ज्ञात है। तो यदि मैं ये मानती हूँ तो मेरे पास जो रेखा होनी चाहिए y ऑन x के साथ, और इसी के साथ मैंने अपना कैलकुलेशन भी किया है गाइज। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये एक होमवर्क देना चाहती हूँ। आप इसे वाइस वर्सा करके देखिए, यानी जिसे मैंने x माना है उसे y मानिए और जिसे मैंने y माना है और उसे x मानिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हमारा वही आंसर निकलता है जो हम आगे निकालने वाले हैं। तो गाइस यदि हम इसे y मानते हैं और इसे x मानते हैं तो यानी हमारा y तो ज्ञात है और x अज्ञात है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी रेखा बदल जाएगी। यदि ऐसी कंडीशन होगी तो हम ज्ञात करेंगे x ऑन y, यानी y तो ज्ञात होगा और x अज्ञात होगा। तो गाइस फिलहाल हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। नाउ अब मैंने जो माना है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। हमने फादर्स की हाइट को x मान लिया है, सन्स की हाइट को y मान लिया है। जो कैलकुलेशंस हमें चाहिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमें सिग्मा x चाहिए यानी x का टोटल मैंने करके रखा है, हमें सिग्मा y चाहिए यानी y का टोटल हमने करके रखा है। इसी तरह से हमें सिग्मा x y चाहिए, मैंने x और y की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई भी कर लिया है। और इसी तरह से मुझे सिग्मा x स्क्वायर भी चाहिए, यानी जो स्वतंत्र चर है उस स्वतंत्र चर का स्क्वायर भी करना है। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर करके वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी है गाइज। तो गाइज y ऑन x के साथ मैं आपको बता देती हूँ, y ऑन x यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब देखिए किस तरह से हम a और b को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ये हमारा इक्वेशन है और ये हमारी वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की है। अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में आप पुट करते जाइए। देखिए मैंने यहाँ पर आप अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाइएगा तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। मैं केवल वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर रही हूँ जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है। उन वैल्यूज़ के साथ किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी देखिएगा। देखिए इन दोनों ही इक्वेशन में मैंने केवल मान रखा है, सिग्मा y का मान ये रहा, सिग्मा एक्स वाई का मान ये रहा। n हमारे पास 8 है इसलिए 8a कर दिया है सिग्मा x का मान, और 8a 546 है और मैंने a यहाँ निकाल दिया। इसी तरह से सिग्मा b सिग्मा x का मान मैंने लिख दिया है, इसी तरह से b सिग्मा x स्क्वायर का मान लिख दिया है। तो गाइस इस तरह से कुछ याद आ रहा होगा आपको, यह एक युगपत समीकरण यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रही है और इसमें दो वेरिएबल्स में से कैसे सॉल्व
किया जाता है, किसी एक वेरिएबल को यदि हम बराबर कर दें तो हम दूसरे वेरिएबल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यदि आपको याद हो, हमने अलजेब्रा में इसे सीखा भी था। तो गाइज मैं क्या करती हूँ, ये ए वेरिएबल को बराबर करने की कोशिश करती हूँ। तो सिंपल सा तरीका है, 546 को 8 से डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद मुझे मिलता है 68.25। तो इस 68.25 को मुझे पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर ही लेना है। तो इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी पहली इक्वेशन को यदि मैं 680 यानी 68.25 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो देखिए क्या बनता है मेरे सामने, 37401 इज इक्वल टू 546A प्लस 37265B। आप अपने कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करके देखिए। तो नाउ इस तरह से मेरी दूसरी इक्वेशन और ये पहली इक्वेशन, यहाँ दो इक्वेशन मुझे मिल गई है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल मुझे बराबर हो गया है, अब मुझे केवल साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद क्या होगा गाइज, देखिए 546A से 546A माइनस का क्रॉस हो गया। नाउ 37,314 में से 37,265 को माइनस करें तो मेरे पास वैल्यू आती है 49B। और इसी तरह से 37,422 को 37,401 से माइनस करें तो वैल्यू आती है 21। तो नाउ गाइज B का मान आपको अब पता चल रहा होगा, B इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 49, जो कि है अब मेरे पास 0.429। ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही करके रखी है, आप अपने कैलकुलेटर पे जरूर इसे करके देखिए। तो नाउ इस तरह से मुझे यहाँ B का मान मिल गया है। अब A का मान कैसे निकालते हैं, आपको जिसे पता है उसे आराम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में B का मान रख दूं तो मुझे A का मान मिल जाएगा। जिन्हें नहीं पता है वो मेरे आगे के वीडियो को देखें। देखिए यदि हम इसे आगे बात करना चाहें तो A का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें B का मान रख रही हूँ। तो यानी 548 इज इक्वल टू 8A प्लस 546, क्योंकि B का मान मुझे पता चल गया है 0.429, तो मैंने 0.429 को रख दिया है और 0.429 को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास जो मिल रहा है वो 8A प्लस 234 इज इक्वल टू 548। नाउ अब ऐसी कंडीशन में आपको ट्रांसफ़र रूल अप्लाई करना है और ट्रांसफ़र रूल अप्लाई करने के बाद जो चीज़ें मेरे पास मिल रही है वो 548 माइनस 234 इज इक्वल टू 8A। नाउ फाइनली A की वैल्यू जो है वो है 314 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर दोनों को माइनस करने के बाद निकला है 314। नाउ 8 यहाँ पर से ले लिया गया है और इस तरह से जो A की वैल्यू मुझे मिली है गाइज वो कुछ इस तरह से A इज इक्वल टू 39.25। तो गाइज अब हमारे फाइनल सोल्यूशन पर है। हमारी जो बेसिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए का मान हमने निकाल दिया, b का मान हमने निकाल दिया। नाउ x की वैल्यू जो हमें मालूम थी, पिता की ऊंचाई जो कि 67.5 और y जो कि पुत्र की ऊंचाई जो हमें कैलकुलेट करनी थी, इक्वेशन में वैल्यू पुट की, इससे इसको मल्टीप्लाई किया और जो आया उसे 39.25 से जोड़ दिया तो y यानी 68.2। यानी अब हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यदि पिता की ऊंचाई 67.5 इंचेस होती है तो पुत्र की ऊंचाई 68.2 इंचेस होगी। वास्तव में ये कुछ भी रह सकती है लेकिन एक बेस्ट प्रिडिक्शन हमने यहाँ पर दे दिया है गाइज। तो इस तरह से रिग्रेशन का यूज़ किया जा सकता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और यदि अभी तक गाइज आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए, समझने के लिए, अकाउंटिंग के नए नए कंसेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।